नमस्कार दोस्तों। चलिए आज बात करते हैं महेश दत्तानी की एक बहुत ही पावरफुल प्ले डांस लाइक अ मैन के बारे में। इसका हम एक गहरा एनालिसिस करेंगे। ये एक ऐसा प्ले है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि समाज, कला और हमारे सपनों के बीच आखिर ये लड़ाई है क्या। तो चलिए इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। ओके, तो इस प्ले को आसानी से समझने के लिए हमने इस पूरे एनालिसिस को 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले दत्तानी और उनके प्ले का एक छोटा सा इंट्रो लेंगे। उसके बाद हम सीधे कहानी के दिल में उतरेंगे, यानी पारेक्स फैमिली के झगड़ों को समझेंगे। फिर बात होगी इसके इंपॉर्टेंट थीम्स की, जैसे जेंडर, आर्ट और सोसाइटी। चौथे हिस्से में हम देखेंगे कि दत्तानी ने कौन सी कमाल की टेक्निक्स और सिंबल्स यूज किए हैं। और आखिर में हम इस कहानी के सबसे अहम पहलू यानी कॉम्प्रोमाइज की ट्रेजेडी को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, किसी भी आर्ट पीस को समझने के लिए उसके आर्टिस्ट को जानना बहुत जरूरी होता है ना। तो आइए सबसे पहले जानते हैं महेश दत्तानी के बारे में और इस प्ले के फाउंडेशन को समझते हैं। ये है महेश दत्तानी। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में इनका नाम बहुत बड़ा है, और मैं ये ऐसी नहीं कह रहा हूं। वो पहले ऐसे इंडियन प्ले राइट हैं जो इंग्लिश में लिखते हैं जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। सोच के देखिए, ये इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दत्तानी का काम कितना पावरफुल और इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो सवाल उठता है कि ये प्ले आखिर है क्या। बेसिकली ये एक फैमिली ड्रामा है, बैंगलोर में सेट है और इसकी कहानी प्रेजेंट और 1940s के बीच आगे पीछे जाती रहती है। लेकिन इसका टाइटल देखिए, डांस लाइक अ मैन। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा ताना है, एक आयरनी है। ये टाइटल सीधा सीधा उस सोशल प्रेशर पर अटैक करता है जो कहता है कि मर्दों को मर्दों जैसा होना चाहिए। और सोचिए, ये सवाल कितना गहरा हो जाता है जब एक मर्द भरतनाट्यम जैसा डांस फॉर्म चुनता है, जिसे हमारी सोसाइटी अक्सर औरतों का काम मानती है। ओके, तो अब कैरेक्टर्स की बात करते हैं। लेट्स गेट टू द हार्ट ऑफ द स्टोरी, यानी परेख परिवार, क्योंकि इनके रिश्ते, इनके सपने और इनके कॉन्फ्लिक्ट्स ही इस पूरी कहानी का सेंटर हैं। तो प्ले के मेन कैरेक्टर्स हैं जयराज और रत्ना, एक कपल। अब यहाँ टेबल पे ध्यान दीजिए, दोनों के सपनों में बहुत बड़ा फर्क है। जयराज, वो डांस करना चाहता है, बस आर्ट के लिए, अपनी खुशी के लिए। उसे फेम या पैसों से मतलब नहीं। दूसरी तरफ है रत्ना, जो सक्सेस चाहती है, पहचान चाहती है। तो कॉन्फ्लिक्ट यहीं से शुरू होता है। जयराज बेचारा अपने बाप के प्रेशर और बीवी की एम्बिशन के बीच में पिस जाता है, और रत्ना, वो अपने करियर के लिए हर हद पार करने को तैयार है। कॉम्प्रोमाइज, मैनिपुलेशन, सब कुछ। और इसका अंजाम, दोनों की लाइफ एक ट्रेजेडी बन जाती है। जयराज एक बिटर शराबी बनकर रह जाता है, और रत्ना, वो गिल्ट में जीती है। उनके सपनों का ये टकराव ही इस प्ले की नींव है। और ये देखिए, यहां है प्ले का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, बाप और बेटे की जेनरेशन गैप वाली लड़ाई। एक तरफ है अमृतलाल, जयराज के पिता। कहने को तो ये एक फ्रीडम फाइटर थे, देश को आजाद कराया, लेकिन उनकी सोच बहुत पुरानी थी, बहुत कंजर्वेटिव। उनके हिसाब से मर्दों का नाचना अजीब है, ऑब्सीन है। उन्हें लगता था ये काम तो तवाइफों का है। और दूसरी तरफ है उनका बेटा जयराज, जो बस अपनी कला के लिए आजादी चाहता है, सोशल जजमेंट से दूर। अमृतलाल की पूरी सोच, उनका पूरा वर्ल्ड व्यू इस एक कोट में छपा है। देखिए वो क्या कहते हैं, अ वुमन इन अ मैन्स वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिव, अ मैन इन अ वुमन्स वर्ल्ड इज पैथेटिक। कितना जबरदस्त डबल स्टैंडर्ड है, सोचिए। मतलब अगर एक औरत मर्दों की दुनिया में जाके इंजीनियर या डॉक्टर बने तो ये प्रोग्रेस है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एक मर्द औरतों की मानी जाने वाली दुनिया जैसे डांस में जाता है तो वो पैथेटिक है, बेचारा है। यही उनकी पेट्रियार्कल सोच का सबसे बड़ा सबूत है। अब आती है नेक्स्ट जनरेशन, लता और विश्वास। लता जयराज और रत्ना की बेटी है, बहुत टैलेंटेड डांसर है, और उसके पास वो मौका है जो उसके पेरेंट्स के पास कभी नहीं था, सक्सेस पाने का। और उसके साथ है विश्वास, उसका फियांसे। वो इस फैमिली के लिए एक आउटसाइडर है, और पता है वो हमारे लिए यानी ऑडियंस के लिए एक तरह से गाइड का काम करता है। उसके सवालों के जरिए ही हम इस फैमिली के डार्क पास्ट को जान पाते हैं। ओके, तो अब जब हम कैरेक्टर्स को समझ चुके हैं, चलिए थोड़ा और गहरा जाते हैं। अब बात करते हैं उन बड़े बड़े थीम्स की जो दत्तानी इस प्ले से एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्योंकि सच कहूं तो ये सिर्फ एक फैमिली की कहानी नहीं है, ये हमारे सोसाइटी का ही आईना है। ये टाइमलाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये बताती है कि 3 जनरेशन्स में आर्ट को लेकर सोच कैसे बदली है। 1940s में थे अमृतलाल, जिनके लिए कला को रिस्पेक्टेबल होना जरूरी था समाज के दायरे में। फिर आए 70s में जयराज और रत्ना। उन्होंने बगावत की, इस दायरे को तोड़ने की कोशिश की, पर फेल हो गए। और अब प्रेजेंट डे में उनकी बेटी लता के लिए डांस एक करियर है, एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये दिखाता है कि वक्त के साथ सोसाइटी कैसे बदलती है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल आता है कि जयराज फेल क्यों हुआ? क्या सिर्फ इसलिए कि उसके पिता उसके खिलाफ थे? नहीं, असली वजह थी जिसे हम कह सकते हैं द डबल बर्डन।
एक तरफ तो सोसाइटी का प्रेशर था ही और दूसरी तरफ उसे पैसों के लिए अपने पिता पर ही डिपेंड रहना पड़ता था। इकोनॉमिक डिपेंडेंस। अब आप ही सोचिए, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो अपने सपनों के लिए, अपने पैशन के लिए आप लड़ेंगे कैसे? अच्छा, अब थोड़ा सा प्ले की टेक्निकल साइड पर आते हैं। महेश दत्तानी एक ब्रिलियंट प्लेराइट हैं। वो अपनी बात कहने के लिए सिर्फ डायलॉग और स्टोरी पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि स्टेज का, ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत पावरफुल है। चलिए देखते हैं कैसे। दत्तानी एक कमाल की टेक्निक यूज करते हैं जिसे कहते हैं डबल कास्टिंग। इसको ध्यान से समझिए। स्टेज पर एक ही एक्टर है जो आज के बूढ़े और हारे हुए जयराज का रोल कर रहा है। फिर जब फ्लैशबैक आता है तो वही एक्टर बस एक शॉल ओढ़ लेता है और अपने पिता अमृतलाल बन जाता है। सोचिए इसका इम्पैक्ट क्या होता है। ऑडियंस अपनी आंखों से देखती है कि कैसे जो विक्टिम था यानी जयराज, वो बड़ा होकर वही अप्रेसर बन गया जिससे वो नफरत करता था। ये विजुअली दिखाता है कि ट्रॉमा और कंट्रोल का साइकिल कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाता है। ब्रिलियंट। प्ले में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल्स भी हैं जो इसकी मीनिंग को और गहरा बना देते हैं, जैसे कि द रोज गार्डन। ये अमृतलाल की कंट्रोल करने की आदत को रिप्रेजेंट करता है। जैसे वो अपने प्लांट्स की काट छाट करते हैं, उन्हें प्रून करते हैं, वैसे ही वो लोगों की जिंदगी को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। फिर है द शॉल, जिसे ओढ़कर जयराज अमृतलाल बनता है। ये शॉल पावर का, पेट्रियार्कल अथॉरिटी का सिंबल है। और आखिर में मृदंगम की आवाज, वो ढोल की थाप जो उस ट्रेडिशन की आवाज है जिसके बंधन से ये कैरेक्टर्स कभी निकल ही नहीं पाते। और अब आते हैं इस कहानी के अंजाम पर, इसके फाइनल मैसेज पर। चलिए समझते हैं कि इस प्ले की ट्रेजेडी आखिर इतनी पावरफुल और इतनी अलग क्यों है। देखिए, जब हम ट्रेजेडी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर मौत आती है, लेकिन डांस लाइक अ मैन एक क्लासिक ट्रेजेडी नहीं है, ये एक मॉडर्न ट्रेजेडी है। यहां असली दुख मर जाना नहीं है, बल्कि अपनी नाकामी, अपनी मीडियोक्रिटी के एहसास के साथ जिंदा रहना है। सोचकर देखिए कितना बड़ा बोझ है। जयराज और रत्ना हर दिन इस सच के साथ जीते हैं कि वो क्या बन सकते थे और वो क्या बनकर रह गए। और प्ले की ये लाइन, ये बहुत ही हॉन्टिंग है। दे वर ह्यूमन, दे लैक्ड द मैजिक टू डांस लाइक गॉड। इसका मतलब क्या है कि हाँ, एक तरफ तो सोसाइटी ने उन्हें कुचला, लेकिन दूसरी तरफ शायद उनके अंदर भी वो मैजिक, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट या हिम्मत नहीं थी कि वो सब कुछ पार कर जाते। ये एक बहुत ही अजीब, एक कड़वी सी सच्चाई है जो प्ले हमारे सामने रखता। तो आखिर में दत्तानी हमें इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि जयराज और रत्ना को आखिर किसने हराया? क्या समाज ने उन्हें कुचल दिया, या उन्होंने खुद अपने कॉम्प्रोमाइजेस से हार मान ली? उनके फेलियर का जिम्मेदार कौन है, सोसाइटी या वो खुद? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही इस प्ले की सबसे बड़ी खूबसूरती है। मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इस पूरे एनालिसिस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो इस तरह के और डिटेल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।